L21 हिंदी अध्याय 201 क्रूर जानवरों के नुकीले दांत। यान फेई ने प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना शुरू किया। उसे यकीन था कि ओल्ड मैन गू में भविष्य जानने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए जब ओल्ड मैन गू ने कहा कि लू पिनपिन इन निर्देशांकों पर है और संयोग से उसे यह मालवाहक जहाज और पनडुब्बी एक ही स्थान पर मिले, तो इसका मतलब था कि ओल्ड मैन गू ने उससे झूठ नहीं बोला था। लू पिनपिन इसी स्थान पर होना चाहिए। समस्या बस इतनी थी कि इस स्थान पर दो अलग अलग लक्ष्य थे, एक समुद्र की सतह पर मालवाहक जहाज और दूसरा नीचे पनडुब्बी। लू पिनपिन के अपहरण से 2 दिन पहले ही मालवाहक जहाज चीन की मिन नदी से रवाना हुआ था। यान फेई ने कमरे में जहाज का लॉग देखा था और पाया था कि जहाज पूरे समय संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रहा था, बिना कहीं रुके। शंघाई तो दूर की बात है। अगर हम मान लें कि लू पिनपिन इस मालवाहक जहाज पर है, तो वह शंघाई से इतनी दूर इस जहाज तक कैसे पहुंची? अगर हम मान लें कि लू पिनपिन मालवाहक जहाज के नीचे वाली पनडुब्बी में है, तो भी यही सवाल उठता है, लू पिनपिन शंघाई से इस पनडुब्बी तक कैसे पहुंची? हालांकि मालवाहक जहाज का चालक दल झूठ बोल रहा हो सकता है और जहाज के लॉग में फेरबदल किया गया हो सकता है। ये समुद्र की सतह पर तेज गति से चलता है और 3 दिनों में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था, इसलिए शंघाई से इन जलक्षेत्रों तक यात्रा करना संभव है। लेकिन पनडुब्बी जीर्ण शीर्ण दिख रही थी और पानी के नीचे बहुत धीमी गति से चल रही थी, सतह पर मालवाहक जहाज की गति के आसपास भी नहीं। यह मानते हुए कि पनडुब्बी ने शंघाई के तट से लू पिनपिन को उठाया था, वह इतने कम समय में शंघाई से 1500 किलोमीटर दूर समुद्र में लू पिनपिन को कैसे ला सकती थी? freewebnovel.com। बहुत सोचने के बाद यान फेई को अब भी लगा कि मालवाहक जहाज सबसे ज्यादा संदिग्ध है और इस बात की पूरी संभावना थी कि लू पिनपिन उस पर सवार हो। अचानक जहाज पर कुछ अज्ञात लोग सवार हो गए और यह मालवाहक जहाज अपनी सामान्य कार्यप्रणाली के विपरीत बहुत धीमी गति से चल रहा था और उसने प्रशांत महासागर में इतना दुर्गम रास्ता चुना था। ऐसा दुर्गम रास्ता न केवल खतरनाक है, बल्कि बहुत लंबा और महंगा भी है। क्या एक मालवाहक जहाज को आर्थिक लागतों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? इसके अलावा जहाज का मालिक मध्य पूर्व का एक रहस्यमयी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था जो भी संदिग्ध था। अंत में यान फेई ने बूढ़े आदमी गू के निर्देशों का पालन करते हुए इस जगह को ढूंढा था और सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह मालवाहक जहाज था। ये सभी बातें इस बात की प्रबल संभावना की ओर इशारा करती थी कि लू पिनपिन इस मालवाहक जहाज पर था। यान फेई ने सोचा और जहाज पर अचानक प्रकट हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को ढूंढने का फैसला किया ताकि उनके बारे में सुराग मिल सके। हालांकि दोनों क्रू सदस्यों ने कहा कि उन्हें जहाज पर कोई चीनी महिला नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि वे संदिग्ध व्यक्ति लू पिनपिन की रखवाली करने वाले अपहरणकर्ता हो और वह उस कमरे में हो जहां वे लोग ठहरे हुए थे। अगर ऐसा होता तो बात बहुत आसान हो जाती। यान फेई अपहरणकर्ताओं को मारकर लू पिनपिन को बचा सकता था। इससे पहले यान फेई ने दोनों क्रू सदस्यों से उन संदिग्ध व्यक्तियों के स्थान के बारे में पूछताछ की थी और ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन की मदद से उसने मालवाहक जहाज की संरचना नोट कर ली थी। फिर वह चुपके से संदिग्ध व्यक्तियों के कमरों की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही यान फेई निचले डेक के गलियारे में पहुंच गया। निगरानी कैमरों की नजरों से बचते हुए वह गलियारे के अंत में स्थित कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। इसी कमरे में संदिग्ध व्यक्ति मौजूद थे। यान फेई चुपचाप कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया, सांस रोके और केबिन के अंदर से आती आवाजें सुनने लगा। अपनी शक्ति वृद्धि के बाद उसकी सुनने की क्षमता भी काफी बढ़ गई थी और एक अत्यंत विचलित स्तर पर पहुंच गई थी। जब तक वह सुनने को तैयार था, वह 100 मीटर के दायरे में आने वाली सबसे धीमी आवाजें भी सुन सकता था। सौभाग्य से यह विचलित सुनने की क्षमता उसके नियंत्रण में थी और यान फेई तय कर सकता था कि इसे कब चालू और बंद करना है। वह आमतौर पर सुनने के लिए इस विचलित क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो हर दिन लगातार आने वाली तरह तरह की आवाजें उसे नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंचा देती। अपनी उन्नत श्रवण क्षमता का उपयोग करते हुए यान फेई ने तुरंत कमरे के अंदर से आवाजें सुनी। इन आवाजों के आधार पर यान फेई ने धीरे धीरे अंदर की स्थिति का एक मोटा मोटा चित्र बनाया। कमरे में 4 व्यक्ति थे। उनकी सांसों की लय से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे सभी वयस्क पुरुष थे। वे ताश खेल रहे थे, आपस में अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे, हालांकि बहुत धारा प्रवाह नहीं। उनमें से एक बहुत ज्यादा खोया हुआ लग रहा था और लगातार शिकायत कर रहा था। freewebnovel.com। एक और व्यक्ति हंसा और बोला, ये बेन, इतना कम हारने पर पहले से ही बड़बड़ा रहे हो। ये तुम्हारी सामान्य निर्भीकता से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
जरा सोचो कि जब हम ये टास्क पूरा कर लेंगे और इनाम बांट दिए जाएंगे तो हम खूब पैसा कमाएंगे। फिर तुम जिंदगी भर इसी तरह पोकर में हारते रहोगे। येबेन नाम के उस आदमी ने जवाब दिया, बड़े भाई शारिम, क्या हमारे संप्रदाय में जुआ खेलना मना नहीं है? आपने मुझे धोखे से ताश खेलने के लिए मजबूर किया। अब मैं नियम तोड़ रहा हूं और अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैं जुआ खेल रहा हूं तो वे मुझे मार डालेंगे। येबेन को चिढ़ाने वाला शख्स शारिम था, उस मालवाहक जहाज का मालिक जो अब तक पकड़ में नहीं आया था। उसके चालक दल को नहीं पता था कि वह कहाँ है, फिर भी वह अचानक प्रकट हुए इन संदिग्ध लोगों के साथ समय बिता रहा था। कमरे में सलीम हंसा, येबेन, तुम अभी कुछ समय पहले ही हमारे संप्रदाय में शामिल हुए हो, इसलिए ये स्वाभाविक है कि तुम्हें हमारे सिद्धांतों में हुए बदलावों के बारे में पता न हो। मैं तुम्हें अब उनके बारे में समझाता हूँ। हमारे संप्रदाय में पहले कई निषेध थे जिनका सख्ती से पालन करना जरूरी था और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन वह अतीत की बात है। उनमें से कुछ नियम वास्तव में पुराने हो चुके हैं और हमारे विकास में बाधा बन सकते हैं। अगर हम इन निषेधों का पालन करते रहेंगे तो हम फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो पिछले कई 100 सालों से हमारी सबसे बड़ी सीख है। इसलिए इन बारीकियों पर ध्यान मत दो। हमारे संप्रदाय की हमेशा से यही शैली रही है, किसी भी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। मुख्यधारा के संप्रदायों ने हमें हमेशा से पथभ्रष्ट माना है, इसलिए हमें उनकी राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए उपयुक्त है वह हमेशा सर्वोत्तम होता है। येबेन नाम के उस आदमी ने कहा, बड़े भाई सलीम, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम चारों इस कमरे में अपनी मातृभाषा क्यों नहीं बोल सकते और हमें ये घटिया अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ रही है। आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं पश्चिमी देशों ने हमारे लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। ये तो अच्छा ही है कि हम उनसे बदला नहीं ले रहे, तो फिर हम उनकी संस्कृति क्यों सीखें? ये पोकर तो उन्हीं ने इजाद किया है और जुए के तरीके भी। सलीम ने जवाब दिया, येबेन, हालांकि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें यथासंभव सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी मातृभाषा न बोलना हमारी असली पहचान उजागर होने से बचने के लिए है। हम यहाँ ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अंग्रेजी बोल रहे हैं। कौन अनुमान लगाएगा कि हम असल में कौन हैं? जहां तक पश्चिमी संस्कृति सीखने की बात है, तो इसका मतलब है उनकी ताकत का फायदा उठाना, ताकि भविष्य में हम जो सीखा है उसका इस्तेमाल उन पर पलटवार करने के लिए कर सकें। freewebnovel.com। कमरे में हो रही बातचीत सुनकर यान फेई को और भी यकीन हो गया कि ये लोग हत्यारे संप्रदाय के दूत थे। हत्यारे संप्रदाय का काम करने का तरीका साधनों की परवाह किए बिना परिणाम उन्मुख होना है। हो सकता है कि लू पिनपिन का अपहरण उन्हीं ने किया हो, और हालांकि उसे नहीं पता था कि वे उसे 1500 किलोमीटर दूर इस मालवाहक जहाज तक कैसे लाए, लेकिन उन्हें ढूंढने का मतलब था कि वह लू पिनपिन को ढूंढ सकता था। यान फेई ने अपनी असाधारण श्रवण शक्ति का इस्तेमाल करके कमरे के अंदर से दूसरी आवाजें इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन उन 4 आदमियों की सांसों और ताश खेलने की आवाजों के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने आसपास के कमरों में भी अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाई, फिर भी किसी और की कोई आवाज नहीं मिली। वह सोचने लगा, आखिर उन्होंने लू पिनपिन को कहाँ छिपाया होगा? क्या उसे पहले ही मार दिया गया होगा? लू पिनपिन के मर जाने की आशंका से यानफी का दिल दुख रहा था। जैसे ही वह दरवाजा तोड़कर उन लोगों से पूछने ही वाला था कि लू पिनपिन कहाँ है, येबेन नाम का आदमी फिर बोला, बड़े भाई सलीम, जिस चीनी महिला का हमने इस बार अपहरण किया है वह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं भी कुछ कुछ उसकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि नीचे वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या वे? सलीम ने तुरंत येबेन की बात काटते हुए बहुत गंभीरता से कहा, येबेन, तुम्हें याद रखना चाहिए, हालांकि हमारे संप्रदाय ने कई प्रतिबंधों में ढील दी है और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एकीकृत होना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे काम करने का तरीका नहीं बदला है। हम अपने तरीकों को लेकर भले ही ज्यादा नखरेबाज न हो, लेकिन हमने हमेशा ईमानदारी के सिद्धांत का पालन किया है। जब तक यान फेई फिरौती चुका देता है, हम बंधक को रिहा कर देंगे और उससे पहले हम अपहृत व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार या उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही इतने सालों से हमारे संप्रदाय की भयावह प्रतिष्ठा का आधार रहा है। भविष्य में ऐसी बातें दोबारा मत कहना। अगर यह बात बाहर आ गई और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। येबेन डरी हुई लग रही थी, अचानक बोलने में भी डर गई। यान फेई का हौसला बढ़ा जब उसने आखिरकार उनकी बातचीत से लू पिनपिन के बारे में खबर सुनी। उसे अभी भी उसके ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन अब उसे नई उम्मीद जगी थी।
सलीम ने फिर कहा, इस ऑपरेशन में हमारा काम सबसे आसान है। हमें बस मालवाहक जहाज पर रहकर बैंक खाते पर नजर रखनी है, खाते में होने वाले किसी भी बदलाव पर हमेशा नजर रखनी है। इसलिए आप में से किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। येबेन ने कहा, हम अभी सैटेलाइट न्यूज देख रहे थे और चीन से जुड़ी एक खबर पर एक टेलीविजन रिपोर्ट देखी। उसमें बताया गया था कि यानफेई पैसे जुटाने के लिए अपनी कंपनी बेच रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में कुछ बदल गया और न्यूज रिपोर्ट बंद कर दी गई। मुझे नहीं पता कि उनकी कंपनी बिकी या नहीं, और अगर नहीं तो क्या वह हमारी तय समय सीमा तक इतनी रकम जुटा पाएंगे। सलीम ने कहा, इस अपहरण से पहले हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली थी और जानते थे कि लू पिनपिन यानफेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक लू पिनपिन का अपहरण होता रहेगा, यानफेई उसे बचाने के लिए पैसे जरूर जुटाएगा। बस हैरानी की बात है कि वह अपनी कंपनी किसी और को बेचने को तैयार था। अगर हमें पता होता तो हम यानफेई से बंधक के बदले वजन घटाने वाली कुकीज का फॉर्मूला मांग लेते। वे कुकीज सचमुच पैसों का पेड़ हैं, हमारे संप्रदाय के लिए दशकों तक फलने फूलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब हम दूसरों को बिना किसी फायदे के फायदा उठाने दे रहे हैं। ये सचमुच अफसोस की बात है। येबेन ने कहा, हमारा सेक्ट व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और कोई भी उद्योग और प्रबंधन को नहीं समझता है। इसलिए भले ही हमारे पास वजन घटाने वाली कुकीज का फॉर्मूला होता, हम उसकी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। इसके बजाय नकद राशि प्राप्त करना ज्यादा रोमांचक है। सलीम हंसा, येबेन, मूर्ख, तुम्हें किसने बताया कि हमें कंपनी खुद चलानी है? हमें बस मुख्य राज निकालने हैं और जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं वे लाल सागर भर सकते हैं। येबेन ने विषय बदलते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, हमने यानफेई के लिए आज रात शंघाई समयानुसार 9 बजे अंतिम भुगतान की समय सीमा तय की है। वह क्षण तेजी से नजदीक आ रहा है, फिर भी अभी तक बैंक खाते में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसके अलावा यानफेई की कंपनी की बिक्री में भी कुछ पेचीदगियां आ गई हैं। मुझे डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। सलीम ने जवाब दिया, ये वाकई सावधान रहने वाली बात है। वे चीनी लोग बेहद चालाक हैं और हम आसानी से उनकी चालों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। आपको एक बात पर भरोसा रखना चाहिए, जब तक बंधक हमारे पास है और हमारे पूर्वजों ने जो जबरदस्त प्रतिष्ठा बनाई है उसे देखते हुए यानफेई लू पिनपिन और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले बैंक खाते में पैसे जरूर ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही येबेन फिर से बोलने वाला था, उसने अचानक खुशी जताई और कहा, हाँ, अब मुझे चमकते हुए देखो और मुझसे पहले जीते गए सारे पैसे वापस जीत लो। आखिरकार येबेन की किस्मत चमकी और उसे एक अच्छा दांव मिला, जिससे वह एक ही बार में बराबरी पर आ गया और अपनी सारी हारी हुई रकम वापस जीत गया। बाकी 3 खिलाड़ी थोड़े निराश थे। पैसे सौंपने के बाद उनमें से एक, जो अब ताश खेलने के मूड में नहीं था, बोला, भाई सलीम, नीचे वाली पनडुब्बी बहुत देर से वहां खड़ी है और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, क्या हमें उन्हें आराम करने के लिए ऊपर आने देना चाहिए? सलीम ने जवाब दिया, वो पनडुब्बी हमारी नींव है और बंधक उसी पर है, इसलिए हमें उन्हें उजागर नहीं करना चाहिए। मेरा जहाज धीरे धीरे इसलिए चल रहा है ताकि उन्हें छुपाया जा सके और मेरे चालक दल को भी नहीं पता कि नीचे एक पनडुब्बी है। मुझे पता है कि उन्हें वहां बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद मैं अपने वरिष्ठों को उनकी प्रशंसा के लिए सिफारिश करूंगा। दरवाजे के बाहर खड़े यानफेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे आखिरकार पता चल गया कि लू पिनपिन कहाँ है। वह सचमुच नीचे पनडुब्बी में थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस मालवाहक जहाज पर लू पिनपिन का कोई निशान नहीं मिला था, और उस मालवाहक जहाज का मालिक सलीम भी हत्यारे संप्रदाय का सदस्य था। इससे समझ में आता है कि मालवाहक जहाज ने पहले इतने बेतुके कदम क्यों उठाए थे। ये सब पनडुब्बी के अस्तित्व को छिपाने के लिए किया गया था। यानफेई द्वारा लू पिनपिन के स्थान की पुष्टि होते ही पानी के नीचे के ड्रोन ने प्रतिक्रिया दी। उसके नियंत्रण में ड्रोन अवतार तेजी से समुद्र की सतह के नीचे पनडुब्बी के पास पहुंचा, चुपचाप उसके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर पनडुब्बी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। अब जब उसे पता था कि लू पिनपिन पनडुब्बी में है, तो यानफेई उसे डुबो नहीं सकता था और उसे कोई भी नुकसान पहुंचाते समय भी बहुत सावधानी बरतनी थी, कहीं कोई गलती लू पिनपिन की जान न ले ले। उसका एकमात्र उपाय पनडुब्बी को सतह पर लाने के लिए मजबूर करना था। जब तक पनडुब्बी सतह पर आती, यानफेई और ड्रोन अवतार की संयुक्त सैन्य शक्ति से वह स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता था, फिर लू पिनपिन को बचा सकता था, अपहरणकर्ताओं का सफाया कर सकता था
और उसके अपहरण से पैदा हुई अराजकता को पूरी तरह से समाप्त कर सकता था और सब कुछ सामान्य कर सकता था। freewebnovel.com। ड्रोन ने अपनी दिशा बदली। क्वांटम रडार ने आसपास के वातावरण को स्कैन करना शुरू कर दिया और अंदर मौजूद सहायक मस्तिष्क लगातार गणनाओं का अनुकरण कर रहा था। फिर ड्रोन ने पनडुब्बी के प्रोपेलर पर विमान तोप के गोले दागे। पनडुब्बी के अंदर लू पिनपिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यान फेई ने विमान तोप के गोले के कोण को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, जिससे पनडुब्बी के एक प्रोपेलर में केवल एक छेद ही हुआ और फिर ड्रोन तेजी से दूर चला गया। पनडुब्बी का प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका थ्रस्ट काफी कम हो गया था। अंदर मौजूद लोगों को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वे पेशेवर नहीं थे और चूंकि पनडुब्बी अस्थायी रूप से किराए पर ली गई थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि समस्या क्या है। सुरक्षा के लिए वे जल्दी से पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर ले आए और मालवाहक जहाज पर बचे 4 चालक दल के सदस्यों को बुलाने लगे। पनडुब्बी में खराबी की खबर पाकर चारों लोग भी व्यथित हो गए। वे जल्दी से जहाज के केबिन से निकलकर मालवाहक जहाज के पुल पर पहुंच गए। सलीम के आदेश पर बड़ा मालवाहक जहाज भी धीमा होने लगा और फिर खुले समुद्र में रुक गया। इसी बीच पनडुब्बी पास में ही पानी की सतह पर आ गई और पनडुब्बी के चालक दल ने निरीक्षण के लिए हैच खोला तो पाया कि प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हो गया था और जहाज अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। आपस में बातचीत करने के बाद मालवाहक जहाज पनडुब्बी के पास पहुंचा और पनडुब्बी से कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए गैंगवे को नीचे कर दिया। मालवाहक जहाज पर अंधेरे में छिपकर यान फेई ने चुपके से पनडुब्बी से निकल रहे लोगों को देखा। उसने देखा कि एक बेहोश महिला को एक दुबली पतली महिला अपनी पीठ पर उठाए हुए थी और फिर वह मालवाहक जहाज पर चढ़ने लगी। अपनी तेज नजर से यान फेई ने तुरंत पहचान लिया कि वह बेहोश महिला लू पिनपिन है, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह बेहोश क्यों थी। लू पिनपिन को अपनी आंखों से देखकर यान फी ने राहत की सांस ली। हालांकि लू पिनपिन निश्चल थी, उसकी छाती हल्की सी धड़क रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह बस बेहोश थी। जब तक उसे लू पिनपिन मिल जाती, अपनी क्षमताओं से वह उसे बचा सकता था। पनडुब्बी से बाहर आए सभी लोग चुस्त काले वस्त्र पहने हुए थे और लू पिनपिन को ले जा रही महिला को छोड़कर बाकी दाढ़ी वाले पुरुष थे, जो स्पष्ट रूप से मध्य पूर्वी थे। हालांकि वे बहुत साधारण और अन्य मध्य पूर्वी लोगों जैसे ही दिख रहे थे। अगर कोई सावधान न रहे तो उन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। यान फेई की नज़र में काले वस्त्र पहने ये लोग उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। उनकी युद्ध शक्ति काफी औसत थी, एक सामान्य व्यक्ति से बस थोड़ी ही ज्यादा। काले वस्त्रों वाले समूह को देखकर यान फेई का बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। जब तक इन लोगों में कोई महाशक्तिशाली योद्धा न हो, वह लू पिनपिन को सुरक्षित बचा सकता था। लू पिनपिन के सुरक्षित होते ही उसने और लू पिनपिन ने पहले से जो उपाय तैयार किए थे वे तुरंत काम में आ जाएंगे। उनके खिलाफ घेराबंदी की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर देंगे और सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। यान फेई को यह अजीब लगा, अगर अपहरणकर्ता काले वस्त्र पहने ये लोग थे तो उन्होंने लू पिनपिन के अंगरक्षक वांग ली को कैसे मार डाला और लियू होन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आखिरकार वांग ली और लियू होन के कौशल कमजोर नहीं थे और उन्हें घरेलू मैदान का फायदा था, जो इन काले वस्त्र पहने लोगों से निपटने में पूरी तरह सक्षम था। यह विचार मन में कौंध गया और यान फेई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके प्रतिद्वंद्वी जितने कमजोर थे वह उतना ही खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे लू पिनपिन को बचाने का ज्यादा भरोसा था। उसमें कॉमिक्स वाला नायक का भाव नहीं था जो बेहद शक्तिशाली विरोधियों की चाहत रखता है। उसके लिए अगर कोई लक्ष्य कम मेहनत में हासिल हो जाए तो और भी अच्छा। बचाव की तैयारी के बाद यान फेई लू पिनपिन के मालवाहक जहाज पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह महिला लू पिनपिन को जहाज पर ले जा रही थी और पनडुब्बी के काले वस्त्रधारी लोग अभी भी गैंगवे पर थे, सलीम और बाकी 4 लोग अभी भी पुल पर थे, यान फेई अचानक छलांग लगाकर बिना आवाज किए ऊंचाई पर खड़े शिपिंग कंटेनर से नीचे उतरा। उसके हाथ पंजों में बदल गए और सीधे लू पिनपिन को ले जा रही काले वस्त्रधारी महिला पर निशाना साधा। यान फेई की नज़र में काले कपड़ों वाली इस महिला की उपस्थिति लगभग नगण्य थी और वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसने सोचा कि वह उसे आसानी से नीचे गिरा सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह अभी भी हवा में था और उस महिला के पास भी नहीं पहुंचा था। तभी उसने काले कपड़ों वाली महिला को अचानक उसकी ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके हाथों में एक मशहूर डेजर्ट ईगल दिखाई दिया और उसने यान फेई पर बड़ी कैलिबर वाली पिस्तौल तान दी और तेजी से गोली चला दी।
उसी क्षण काले कपड़े पहने महिला ने गोली चलाई। उसके अंदर से एक भयानक हत्या का इरादा उभरा, जो सीधे यान फेई पर हवा में वार कर गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर यान फेई स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि काले कपड़ों वाली इस महिला के पास साधारण हुनर है और वह उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन पल भर में वो महिला एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की से एक जंगली जानवर में बदल गई, जो अपने नुकीले दांत निकाले अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार थी। यान फेई ने शुरू में लू पिनपिन को छीनने के लिए काली वर्दी वाली महिला की ना तैयारी का फायदा उठाने की सोची थी, लेकिन उसे तब झटका लगा जब काली वर्दी वाली महिला ने न सिर्फ उसे देख लिया और पलटवार किया, बल्कि उसने अपनी भयानक ताकत का प्रदर्शन भी किया, जिससे यान फेई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि यान फेई पर काली वर्दी वाली महिला ने घात लगाकर हमला किया था, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। हवा में कुछ कलाबाजी के बाद उसने बड़ी कैलिबर वाली पिस्तौल की गोलियों को चकमा दिया, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसे एहसास हुआ कि इस छलांग लगाने के चक्कर में उसने अनजाने में खुद को काली वर्दी वाली महिला से और भी दूर कर लिया था। यद्यपि यान फेई की ताकत बढ़ गई थी, जिससे वह अपनी शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, फिर भी वह बड़े कैलिबर बुलेट वारहेड्स के हमले का विरोध नहीं कर सका, जिसके कारण उसे बड़े कैलिबर आग्नेयास्त्रों का सामना करते समय चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही काले कपड़ों वाली महिला ने यान फेई पर हमला करने के लिए अपनी पिस्तौल निकाली, जहाज के नीचे काले वस्त्र पहने पुरुष फुर्ती से जहाज के केबिन में चढ़ गए और महिला को बचा लिया। उनके शरीरों से भयंकर आतंक का माहौल फैलने लगा और वे पल भर में ही साधारण अनजान लोगों से अविश्वसनीय रूप से भयानक जानवरों में बदल गए। काले वस्त्र पहने पुरुष एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे थे, उनकी प्रभावशाली आभाएं आपस में मिलकर एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर उनके सामने खड़ा हो, उनके दुश्मन पर भयानक हमला करने के लिए तैयार। इस आकाशव्यापी आभा को महसूस करके यान फेई भीतर से चौंका, फिर भी उसका लड़ाकू उत्साह उमड़ पड़ा। अपनी बढ़ी हुई ताकत के बाद यह उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था और यह उसकी युद्ध शक्ति को परखने का एक अच्छा अवसर था। इस बीच यान फेई को अचानक एक स्पष्टता प्राप्त हुई। हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे वास्तव में सरल नहीं थे। सैकड़ों वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ उनकी हत्या की तकनीकें एक कला रूप में विकसित हो गई थीं। वे जानते थे कि कैसे अपनी उपस्थिति को छिपाकर साधारण दिखना है, अपने दुश्मनों को जानबूझकर कम आंकने की तकनीकें विकसित करनी है, और फिर जब उनके दुश्मन अचानक पकड़े जाते हैं तो घातक प्रहार करना है। सदियों से इस कला पर भरोसा करते हुए उन्होंने कई शक्तिशाली विशेषज्ञों की हत्या की थी और एक दुर्जेय प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उसने उन्हें कम आंका था, अपने अनुभव की कमी के कारण लगभग उनके जाल में फंस गया था। हालांकि यान फेई ज्यादा चिंतित नहीं था। वे समुद्र में थे, विशाल और असीम, और हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, वे यहां से बच नहीं सकते थे। अपनी ताकत और ड्रोन अवतारों के हमले के आगे उनका विनाश निश्चित था। अब बस यही चिंता थी कि लू पिनपिन को सुरक्षित कैसे वापस लिया जाए। हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों की नजर भी अंधेरे में खड़े यान फेई पर पड़ी। उसके चेहरे पर भयानक नकाब देखकर उनके चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आए। भूतिया नकाब पहने इस आदमी ने उन पर जबरदस्त दबाव डाला था और साथ मिलकर वे उसे हरा पाने में असमर्थ थे। तभी कॉकपिट से सलीम अपने 3 अधीनस्थों के साथ काले वस्त्र पहने पुरुषों के समूह में शामिल हो गया, लेकिन उनकी ताकत उसके सामने फीकी पड़ गई। एक दूसरे को जल्दी जल्दी देखने के बाद वे मुड़े और जहाज के केबिन में घुस गए और लू पिनपिन को ले जा रही काले वस्त्रधारी महिला को ढांकने लगे। यान फेई ड्रोन अवतारों का इस्तेमाल करके सभी हत्यारों को मार गिराने में सक्षम था, लेकिन उसे लू पिनपिन की चिंता थी, जो अभी भी दुश्मनों द्वारा बंधक बना हुआ था। इसलिए उसने तुरंत ड्रोन अवतारों की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करके उनका पीछा किया। जैसे ही उसने लू पिनपिन को वापस पा लिया, उसने ड्रोन अवतारों की पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल करके पेशेवर हत्यारों के इस भयानक समूह का सफाया कर दिया। जब काले वस्त्र पहने लोग एक दूसरे को ढकते हुए जहाज के केबिन में पीछे हट रहे थे, तब भी उन्होंने यान फेई का पीछा रोकने के लिए अपने कुछ साथियों को पीछे छोड़ दिया। यान फेई तेजी से उनके पीछे गया। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, वह आगे चल रहे लोगों की हर आवाज को पकड़ लेता था और उनकी स्थिति को अपने दिमाग में दर्ज कर लेता था। इस क्षमता के कारण काले वस्त्र पहने लोगों के लिए उस पर अचानक हमला करने का कोई मौका नहीं था। यान फेई ने जैसे ही गलियारे के कोने में उनका पीछा किया, एक ठंडी तलवार की चमक ने उसे लगभग चौंका दिया। एक तलवार ने उसे एक मुश्किल कोण से वार किया।
लेकिन उसने हमलावर की आवाज पहले ही सुन ली थी और उनकी स्थिति और हरकतों को जानता था। आसन हमले से अनजान होने का नाटक करते हुए उसने हमलावर के हरकत करने का इंतजार किया और फिर तलवार के वार को तेजी से टाल दिया। फिर अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने कई स्टील बॉल गोलियां दागी जो हमलावर के माथे पर लगी। काले कपड़े पहने आदमी बिना कोई आवाज किए वहीं गिर पड़ा, मौके पर ही मर गया। काले चोगे वाला मारा गया आदमी नया हत्यारा यिबेन था, जिसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने यानफेई की क्षमताओं को कम करके आंका था। यानफेई पर घात लगाने के लिए छाया में छिपे हुए उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यानफेई ने उसे पहले ही पहचान लिया था और वह उसके जाल में फंस गया। छुपकर किए गए हमले में फंसने का नाटक करते हुए यानफेई ने अचानक पलटवार किया, जिससे यिबेन अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले ही पल भर में मारा गया और अपनी पूरी क्षमता दिखाए बिना ही शर्मनाक मौत मर। हत्यारे संप्रदाय द्वारा आगे बढ़ाए गए इस तोप के चारे से निपटते हुए यानफेई गलियारे में आगे बढ़ता रहा और लगातार 3 और काले वस्त्रधारी आदमियों को मार गिराया। वे सभी यानफेई द्वारा पराजित और प्रतिहत्या किए जाने के बाद निराश होकर मर गए। ये 3 काले वस्त्रधारी वही लोग थे जो कमरे में यिबेन के साथ जुआ खेल रहे थे, जिनमें नाव का मालिक सलीम भी शामिल था। उनकी सीमित ताकत ने उन्हें काले वस्त्रधारियों के लिए आसान निशाना बना दिया, जिन्होंने उन्हें यानफेई की प्रगति को रोकने के लिए तोप के चारे के रूप में आगे बढ़ाया, जिससे काले वस्त्रधारी महिला को भागने का समय मिल गया। उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसमें उनका जीवन भी शामिल था, और शहादत प्राप्त की। यानफेई एक बार फिर आगे बढ़ा और उसने काले वस्त्र पहने 3 और आदमियों को जवाबी हमले में मार गिराया। हालांकि ये लोग ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी उन्होंने वही गलती की, उन सभी ने यानफेई की सुनने की क्षमता को कम करके आंका। इसलिए उनके घात न केवल बेअसर रहे, बल्कि वे सीधे यानफेई की स्टील बॉल गोलियों की चपेट में आ गए और दयनीय रूप से मारे गए। यानफेई ने लोगों की संख्या की गणना की और पाया कि काले वस्त्र पहने केवल 3 पुरुष ही मालवाहक जहाज पर सवार हुए थे, जिनमें काले वस्त्र पहने वह महिला भी शामिल थी जो लू पिनपिन को ले जा रही थी। इन लोगों की दिशा देखकर यानफेई थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे जहाज के केबिन के नीचे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। क्या केबिन के नीचे कुछ ऐसा हो सकता है जो उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ा दे, या शायद वहां युद्ध का रुख मोड़ने वाली कोई चीज हो। अपनी उलझन के बावजूद यानफेई ने उनका पीछा किया और नीचे की ओर उनका पीछा किया। आखिरकार लू पिनपिन को ढूंढने के बाद वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सौभाग्य से यानफेई ने एक भूतिया मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए काले वस्त्रधारी हत्यारों को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला और उन्होंने उसे बदला लेने वाला दुश्मन समझ लिया। इसलिए उन्होंने लू पिनपिन का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए नहीं किया। अन्यथा यानफेई की स्थिति 100 गुना ज्यादा मुश्किल होती। यही कारण था कि हत्यारों ने बच निकलने की उम्मीद की और एकजुट होकर मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अन्यथा अपनी ताकत से वे इतने सारे दुश्मनों को नहीं मार पाते। काले वस्त्रधारी इन लोगों की व्यक्तिगत ताकत वाकई भयावह थी, लेकिन फिर भी उनकी ताकत और यानफेई की ताकत में एक बड़ा अंतर था। अगर वे एकजुट होकर अपनी हत्या की कला को मिलाकर यानफेई के सामने खड़े हो सकते थे, बजाय इसके कि पूरी तरह से हार जाते। एक बार बिखर जाने और स्वतंत्र रूप से लड़ने के बाद यानफेई के सामने कोई भी नहीं टिक सका, जिसने उन्हें व्यवस्थित रूप से हरा दिया, जिससे वे पूरी तरह से नुकसान में रह गए। जैसे ही यानफेई तेजी से आगे बढ़ा, एक काली परछाई अचानक आगे प्रकट हुई। यानफेई ने पहले ही किसी के सामने छुपने की आहट सुन ली थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से काले वस्त्र पहने उस आकृति को देख लिया। उस आकृति को अपनी ओर आते देख यानफेई स्टील बॉल बुलेट चलाने ही वाला था कि अचानक वह परछाई तेजी से पीछे हट गई और यानफेई की ओर एक अंडाकार वस्तु फेंक दी। पलक झपकते ही यानफेई ने उस अंडाकार वस्तु को एक उच्च विस्फोटक ग्रेनेड के रूप में पहचान लिया। वह तुरंत पीछे हटा और एक विस्फोट की धमाका सुना। ग्रेनेड फट गया, जिससे उस सीमित जगह में एक जबरदस्त धमाका हुआ और विस्फोट की लपटों के साथ मिलकर चारों ओर सदमे की लहरें फैल गईं। हालांकि यानफेई ने उच्च विस्फोटक ग्रेनेड देखा और तेजी से पीछे हट गया, फिर भी वह विस्फोट की मारक क्षमता में था। एक नाजुक पल में उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक खास तरह की स्टील की ढाल निकाली और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया, जिससे उच्च विस्फोटक ग्रेनेड का विस्फोट रुक गया। जैसे ही विस्फोट की आघात तरंग गुजरी, यानफेई ने जल्दी से ढाल को छुपाया और एक दर्दनाक आह की आवाज निकाली। जैसे ही उसने अपने शरीर को जहाज के केबिन में पटक दिया, फिर एक कोने के पास रुक गया।
काले वस्त्र पहने जिस आदमी ने ग्रेनेड फेंका था वह यान फेई की चीख और जहाज के केबिन से टकराने की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे गया। हालांकि यान फेई केबिन की दूसरी शाखा में जा गिरा था और अब यह स्पष्ट नहीं था कि उसका क्या हुआ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उस शाखा का पीछा किया जहां यान फेई के होने का अनुमान था, लेकिन शाखा में प्रवेश करने से पहले उसने एक और ग्रेनेड फेंका। उस शाखा में एक और जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार यान फेई की चीखें नहीं निकली। काले वस्त्रधारी व्यक्ति सावधानी से कोने के पास पहुंचा और परावर्तक सतह का उपयोग करके शाखाओं वाले रास्ते की स्थिति का पता लगाने के लिए एक दर्पण निकाला। फिर उसने चारों ओर अफरा तफरी देखी। एक काली आकृति जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल निश्चल, और कोई नहीं बल्कि यान फेई, जिसने अचानक एक गुप्त हमला किया था। यान फेई को जमीन पर देखकर भी काले लबादे वाला आदमी बेहद सतर्क था। उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह तेजी से शाखा में पहुंचा, उसके हाथ में एक पिस्तौल दिखाई दी और उसने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। सभी गोलियां जमीन पर पड़े शव को लगीं। लाश को बिना किसी बदलाव के देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। पास गया और यह देखने ही वाला था कि घात लगाने की कोशिश किसने की थी। तभी ऊपर से एक साया उसके ऊपर आया और उस पर टूट पड़ा। ये यान फेई था, जिसने एक भूत का मुखौटा पहना हुआ था। लू पिनपिन को बचाने की जल्दी में और यहाँ समय बर्बाद न करना चाहता हुआ यान फेई ने हथगोले से मारे जाने का नाटक किया। ये लाश असल में उन काले वस्त्रधारी आदमियों में से एक थी जिन्हें उसने पहले मारा था और जिन्हें उसने तुरंत ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में छिपा दिया था। फिर उसने काले वस्त्रधारी आदमी की लाश को इस जगह पर लाकर दुश्मन को धोखा दिया और उसे अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर कर दिया, जिस पर यान फेई ने एक घातक प्रहार किया। यान फेई ने ये देखकर कि काले वस्त्र वाला आदमी आग्नेयास्त्रों में निपुण है, अनुमान लगाया कि उसके कुंग फू में कुछ कमी होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदमी न केवल आग्नेयास्त्रों में निपुण था बल्कि चाल में भी फुर्तीला था। हालांकि यान फेई ने उस पर घात लगाकर हमला किया था, फिर भी वह आदमी घबराया नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका पलटवार इतना जबरदस्त था कि यान फेई को आसन खतरे का आभास हो गया। हालांकि हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे बेहद कुशल थे, लेकिन उनकी तकनीक से ज्यादा अप्रत्याशित कुछ भी नहीं था। उनके मार्शल आर्ट के दांव यान फेई द्वारा अब तक देखे गए सभी दांवों से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अपरंपरागत और जिनका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। यान फेई ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर घात लगाकर अभी अभी बढ़त हासिल की थी, लेकिन उस आदमी के विचित्र जवाबी हमलों के बीच उसकी बढ़त कम होने लगी। विशुद्ध शक्ति के संदर्भ में यान फेई निस्संदेह काले वस्त्रधारी व्यक्ति से श्रेष्ठ था, और वह भी बहुत कम अंतर से। हालांकि उन विचित्र मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ काले वस्त्रधारी व्यक्ति यान फेई के हमलों से बचाव कर सकता था और पलटवार भी कर सकता था, जिससे हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों की असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित होती थीं। फिर भी ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यान फेई ने पहले कभी ऐसी विचित्र मार्शल आर्ट तकनीकों का सामना नहीं किया था। एक बार जब वह उनके पैटर्न को समझ लेता तो काले वस्त्रधारी व्यक्ति को मारना उसके लिए हाथ फेरने जितना आसान हो जाता। समय की कमी के कारण यान फेई के पास काले वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ भीषण युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अभी तक अपनी युद्ध शक्ति नहीं खोई है और युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा, यान फेई ने केवल अपनी शक्ति पर निर्भर न रहने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष को खोलकर उसके भीतर एक पात्र ढूंढा, पात्र को बाहर निकाला और उसे काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर के ऊपर प्रकट कर दिया। जैसे ही पात्र प्रकट हुआ, उसमें से भारी मात्रा में तरल पदार्थ निकला और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भी। काले कपड़े पहने आदमी पर अभी अभी तरल डाला ही गया था कि एक चीख हवा में गूंजी, उसके बाद एक सिज़्ज़र की आवाज। फिर सफेद धुंध का एक गुबार उठा और उस आदमी के शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से घुलने लगीं। और सहन न कर पाने के कारण उसने अपना हाथ, जो यान फेई से लड़ रहा था, वापस खींच लिया और उस अनजान घोल को अपने शरीर पर थपथपाने लगा। अब जब यान फेई आजाद हो गया था तो उसकी उंगलियां तेजी से नाचने लगीं और उसने कई स्टील बॉल गोलियां दाग दी, जो सीधे काले कपड़े पहने आदमी के सिर में लगी और उसे तुरंत मार डाला। वह आदमी हताश होकर मर गया, लेकिन घोल उसके शरीर को तब तक गलाता रहा जब तक कि आखिरकार उसका आधा हिस्सा खून से सने पानी के एक कुंड में नहीं रह गया, जिससे एक भयानक दृश्य सामने आ गया। जैसा कि पता चला, यान फेई ने पिछले कुछ दिनों में विश्वव्यापी अंतरिक्ष में व्यापक तैयारियां की थीं। कंटेनर में तेजाब भरा हुआ था। उसने तेजाब वाले कंटेनर को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि वह पलटने ही वाला था, इसलिए जब संकट का क्षण आया तो उसने उसे विश्वव्यापी अंतरिक्ष से बाहर निकाला और तेजाब तुरंत बाहर गिर गया, जिससे वह काला आदमी घुल गया।
यान फेई ने अचानक काले कपड़े पहने आदमी को मार गिराया और फिर से नीचे जहाज के केबिन की ओर दौड़ा। ठीक इसी समय समुद्र की सतह के नीचे मौजूद ड्रोन अवतार ने नई जानकारी भेजी। उसने देखा कि मालवाहक जहाज का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर से एक मध्यम आकार का सीप्लेन निकला था। फिर विमान ने समुद्र की सतह पर तेजी पकड़ी और अंततः आसमान में उड़ गया। घबराकर यान फेई ने अपनी गति बढ़ा दी। इस बार काले कपड़े पहने कोई भी आदमी उसकी दौड़ में बाधा नहीं बन रहा था। लेकिन जब वह जहाज के केबिन के नीचे पहुंचा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे बस एक विशाल कमरा मिला जिसके फर्श पर काले टायरों के निशान थे और जहाज का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे उसे यकीन हो गया कि काले कपड़े पहने आखिरी दो आदमी और लू पिनपिन वहीं सीप्लेन में सवार हुए थे और फिर समुद्र की सतह से उड़ान भर ली थी। इस समय यान फेई को एक पल का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि कैसे हत्यारे संप्रदाय लू पिनपिन को शंघाई से 1500 किलोमीटर दूर ले जाने में कामयाब रहे। उन्होंने एक सीप्लेन का इस्तेमाल किया था। सीप्लेन के साथ 1500 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। यही कारण था कि दोनों चालक दल के सदस्यों ने अचानक जहाज पर कई अजनबियों को देखा। सलीम हत्यारे संप्रदाय का था। वो इतनी सहजता से काम करता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि मालवाहक जहाज के नीचे एक सीप्लेन छिपा है। यही कारण था कि जब हत्यारों को एहसास हुआ कि उनका भेद खुल गया है, तो वे जहाज के निचले डेक की ओर भागने लगे। उन्होंने सीप्लेन के जरिए भागने की योजना बनाई। सही रास्ते से भटकने से बचने के लिए यान फेई ने रास्ते में ध्यान से सुना और देखा कि दूसरे कमरों में किसी की कोई आवाज या निशान नहीं था। इसका मतलब था कि काले कपड़े पहने बाकी दो आदमी और लू पिनपिन उस सीप्लेन में थे जो उड़ गया था। लू पिनपिन के अपहरण के बाद एक आम इंसान के पास बेबस होकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन यान फेई के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसका ड्रोन अवतार था। अगर वह अपने ड्रोन की मदद के बिना इतने सारे कमरों पर निर्भर होकर मालवाहक जहाज के केबिन में होता तो लू पिनपिन को ढूंढना और बचाना मुश्किल हो सकता था। लेकिन आसमान में वह सचमुच उसका क्षेत्र था। उसके शक्तिशाली ड्रोन अवतार के साथ काले कपड़ों वाले दोनों आदमी बर्बाद हो गए। इसलिए यान फेई समुद्र के पानी में कूद गया और खुले हैच के दरवाजे से मालवाहक जहाज के बाहर की ओर तैर गया। बाहर समुद्र के पानी में उसने अपने ड्रोन को तेजी से ऊपर चढ़ने और फिर उड़ान भरने के लिए नियंत्रित किया। ड्रोन का अगला हिस्सा घूम गया और वल्कन गन ने समुद्र की सतह पर तैर रही छोटी पनडुब्बी पर निशाना साधा। छोटी पनडुब्बी से सभी लोग मालवाहक जहाज पर नहीं चढ़े थे। पनडुब्बी के पुल पर अभी भी कई लोग खड़े थे, मरम्मत दल से प्रोपेलर ठीक करने का आग्रह कर रहे थे। अचानक उन्होंने दूर समुद्र की सतह पर एक उछाल देखा, जिसके बाद पानी से एक विशाल उड़ने वाला वाहन फूट पड़ा। जैसे ही वह उड़ने वाला वाहन समुद्र की सतह से बाहर आया, वह बदलने लगा और देखते ही देखते संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के एक F-15 विमान का रूप ले लिया। पुल पर मौजूद एक व्यक्ति, जो अक्सर अमेरिकी फिल्में देखता था, ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से कहा, हे भगवान, ये तो ट्रांसफॉर्मर है। ये डिसेप्टिकॉन्स का रेड स्पाइडर है। क्या ट्रांसफॉर्मर पृथ्वी पर आक्रमण कर रहे हैं? तभी उन्होंने देखा कि विशालकाय F-15 विमान ने अपनी नाक घुमाकर सीधे उनकी पनडुब्बी पर निशाना साधा। पनडुब्बी कमांडर के मन में एक अशुभ संकेत कौंधा और वह चिल्लाया, गोता लगाओ, जल्दी से गोता लगाओ। लेकिन इससे पहले कि उनके चालक दल कुछ कर पाते, उन्होंने F-15 के पंखों के नीचे एक चमक देखी, जब दो मिसाइलें उनकी छोटी पनडुब्बी की ओर दागी गईं। कवच भेदी गोलियां सीधे पतवार से टकराईं, जिसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। छोटी पनडुब्बी में तुरंत दो बड़े छेद हो गए और समुद्री पानी अंदर आने लगा। यान फेई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। गहरे समुद्र के दबाव को झेलने के लिए पनडुब्बी के पतवार उच्च तीव्रता वाले स्टील से बने होते हैं, यहां तक कि वे भी जो सेवामुक्त होने वाले हैं। ड्रोन के उन्नत कवच भेदी गोले केवल छेद करके ही उसे भेद सकते थे, लेकिन उसके पास मिसाइलें बहुत थीं। ड्रोन के पंख कांप उठे और दो और कवच भेदी गोले दागे गए, जिससे पनडुब्बी में एक और विस्फोट हुआ। इस बार विस्फोट ने पनडुब्बी के पतवार को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे वह तेजी से डूबने लगी। हालांकि ये चालक दल के नियंत्रण में नीचे नहीं उतर रही थी, बल्कि पूरी तरह से डूब चुकी थी। पनडुब्बी पर कुछ लोग बचे हुए थे। अपनी नाव को डूबता देख वे जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े, लेकिन ड्रोन ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। जैसे ही ड्रोन का अगला हिस्सा नीचे झुका, उसके एयर इंटेक के पास लगी दो वल्कन तोपों ने तेजी से गोलियां चला दी, जिससे समुद्र में गोता लगाकर भागने की कोशिश कर रहे सभी क्रू सदस्य मारे गए। ये सभी लोग लू पिनपिन के अपहरण में सहयोगी थे और वे अपनी मौत के हकदार थे।
इसलिए यान फेई ने उनका सामना करते ही उन्हें मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसके अलावा उसने ड्रोन की गोता लगाने और रूपांतरित होने की क्षमता का प्रदर्शन पहले ही कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों को ये बात फैलाने का मौका नहीं मिला। फिर ड्रोन तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और आगे चल रहे मालवाहक जहाज के साथ अपनी मिसाइलें दागने लगा। जैसे ही वह मालवाहक जहाज को डुबोने के लिए मिसाइलें दागने ही वाला था, यान फेई हिचकिचाया। वह खून का प्यासा नहीं था, उसकी पिछली हरकतें लू पिनपिन के अपहरणकर्ताओं के खिलाफ गुस्से से प्रेरित थीं। लेकिन इस मालवाहक जहाज पर सिर्फ अपहरणकर्ता ही नहीं, बल्कि आम चालक दल के सदस्य भी थे। सभी अपहरणकर्ता मारे गए थे, बस कुछ नियमित चालक दल के सदस्य बचे थे, और ये चालक दल के सदस्य चीनी थे। इस मालवाहक जहाज को डुबोना, खासकर किसी दुर्गम नहर में, इन चालक दल के सदस्यों की मौत सुनिश्चित कर देता। अभी अभी उस छोटी पनडुब्बी को डुबोने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन के आंकड़ों के अनुसार ड्रोन को 2000 मेरिट पॉइंट्स मिले थे। चूंकि वह पनडुब्बी कम टन भार वाली पुरानी किस्म की थी, इसलिए मिले मेरिट पॉइंट्स ज्यादा नहीं थे। हालांकि उसके सामने वाला मालवाहक जहाज अलग था, जिसका भार 50,000 टन तक पहुंच गया था। अगर वह एक नागरिक जहाज भी होता तो उसे डुबोने से काफी मेरिट पॉइंट्स मिल सकते थे। हालांकि यान फेई मालवाहक जहाज को डुबोना चाहता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा करने से परहेज किया। जहाज डूबने के बाद वह निर्दोष चालक दल के भाग्य की अनदेखी नहीं कर सकता था। हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे बहुत चालाक थे और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि लू पिनपिन को उन्होंने मालवाहक जहाज पर नहीं छिपाया होगा और वह एक छलावे के रूप में विमान से भाग निकला होगा। अगर यान फेई जहाज को डुबो देता और लू पिनपिन को भी नुकसान पहुंचता, तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। तो ड्रोन फिर से पानी में डूब गया, बस समुद्र की सतह पर तैरता रहा। यान फेई कुछ मीटर पानी के अंदर तैरकर ड्रोन के पास पहुंच गया। फिर ड्रोन का कॉकपिट खुला, यान फेई उसमें चढ़ गया और उसके पीछे कॉकपिट बंद हो गया। ड्रोन फिर से हवा में उठा और अपने रडार के निर्देशों का पालन करते हुए दूर आकाश में सीप्लेन का पीछा करने लगा। ड्रोन क्वांटम रडार डिस्प्ले में दूर से एक सीप्लेन पूर्व दिशा में उड़ रहा था। हालांकि उसने कुछ देर पहले ही उड़ान भरी थी, उसकी अधिकतम गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम थी। ड्रोन अवतार की गति प्रभावशाली मैक 3 तक पहुंच गई और उसने तेजी से विमान को पकड़ लिया। सीप्लेन एक मध्यम आकार का विमान था जो लगभग 30 यात्रियों को ले जा सकता था। इसके अलावा यह एक पुराने जमाने का डिजाइन वाला नागरिक मॉडल था, जिसमें सैन्य रडार नहीं लगे थे। रात का अंधेरा था, बाहर घना अंधेरा था और सीप्लेन को ड्रोन के चुपके से आने का जरा भी अंदाजा नहीं था। freewebnovel.com। ड्रोन सीप्लेन से 100 मीटर ऊपर चुपचाप उड़ता रहा, फिर अपने क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके नीचे मौजूद विमान का सर्वेक्षण करता रहा। क्वांटम रडार के अनगिनत उपयोग थे। हालांकि यह पनडुब्बी के मोटे ढांचे को भेद नहीं सकता था, लेकिन यह सीप्लेन के कमजोर ढांचे को आसानी से देख सकता था और अंदर की सटीक स्थिति का पता लगा सकता था। सीप्लेन में कुल 3 लोग थे। एक कॉकपिट से विमान चला रहा था, जबकि केबिन में 2 लोग थे। केबिन में मौजूद लोगों में से एक सीट पर बेसुध पड़ा था। उसकी शारीरिक बनावट देखकर लगता है कि वह बेहोश लू पिनपिन ही होगी। आखिरी व्यक्ति लू पिनपिन के बगल में बैठा था और उसकी रखवाली कर रहा था। उसके दुबले पतले शरीर को देखकर लग रहा था कि वह काले कपड़े वाली महिला ही होगी। जब यान फेई ने लू पिनपिन को सीप्लेन पर देखा तो उसने राहत की सांस ली। लू पिनपिन को यहां पाकर यह साबित हो गया कि वह दुश्मन की छल कपट की चाल में नहीं फंसा था। लू पिनपिन को देखकर यह भी पता चला कि उसके पास उसे बचाने का एक रास्ता था। हालांकि यान फेई ने लू पिनपिन को ढूंढ लिया था, फिर भी उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वे ऊंचाई पर थे, जहां जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरा था। कोई भी गलत चाल जानलेवा गलती का कारण बन सकती थी, इसलिए उसे बेहद सतर्क रहना पड़ा। पहले लू पिनपिन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, फिर दोनों हमलावरों को खत्म करने का तरीका निकालना था। सीप्लेन तेजी से ऊंचाई पर पहुंच गया और ड्रोन चुपचाप ऊपर से उसका पीछा करता रहा। कुछ ही देर में सीप्लेन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और ड्रोन अवतार भी उसके पीछे पीछे चला। ड्रोन मिलने के बाद यान फेई का इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का यह पहला प्रयास था। विभिन्न राडार और उपग्रहों द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए इसके पिछले अभियानों में या तो समुद्र के नीचे यात्राएं करना या समुद्र की सतह पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरना शामिल था, जिससे इसकी ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता का कभी भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया। उसे आंकड़ों से केवल इतना पता था कि वह 30,000 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन उसने वास्तव में कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी।
अब उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में स्थित जमीन और अमेरिकी व जापानी सेनाओं के सैन्य ठिकानों से दूर, आसपास गश्त न करने वाले किसी युद्धपोत के साथ और गहरी रात के आवरण के साथ उपग्रहों का कोई डर नहीं था, इसलिए ड्रोन जी भरकर उड़ान भर सकता था। बिना किसी चिंता के ड्रोन अवतार पहली बार 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा और असाधारण रूप से हल्का महसूस किया। ये खाने या टहलने जितना ही स्वाभाविक था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हवा पतली और ठंडी थी। यान फेई को चिंता थी कि इतनी ऊंचाई पर ड्रोन अवतार में रहने से असुविधा हो सकती है। हालांकि प्रत्यक्ष अनुभव से उसने तुरंत पाया कि न तो पतली हवा और न ही अत्यधिक ठंड ने ड्रोन पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाला। उसे ऐसा लगा जैसे कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान होता है, मानो दोनों में से किसी का भी ड्रोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सीप्लेन अब समुद्र की सतह पर मालवाहक जहाज से बहुत दूर था। तभी हत्यारे संप्रदाय के आखिरी 2 सदस्यों ने राहत की सांस ली। कॉकपिट में पायलट सीप्लेन का ऑटोमेटिक पायलटिंग सिस्टम सेट करने लगा और लुपिन पिन की रखवाली कर रही काली वर्दी वाली महिला अपनी सीट से उठी और पेय पदार्थ लेने के लिए आगे की तरफ ड्रिंक कैबिनेट की ओर चल पड़ी। मालवाहक जहाज पर यान फेई के हालिया पीछा का दबाव उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा था। बंधक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें जहाज से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने सभी साथियों की बलि देने में संकोच नहीं किया। शुक्र है कि उनके हताश साथियों ने मालवाहक जहाज पर भयानक भूत चेहरे वाले को रोक लिया और वे भागने में कामयाब रहे। अब विमान में सवार होकर भूत चेहरे वाले से दसियों किलोमीटर दूर और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उन्हें अब पीछा किए जाने का डर नहीं था। जब तक मालवाहक जहाज पर दूसरा सीप्लेन न हो, जो स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने केवल एक ही लिया था, भूत चेहरे वाला निश्चित रूप से उनका पीछा नहीं कर सकता था। इस क्षण वे आखिरकार निश्चिंत हो गए और तनाव के कारण खोए हुए पानी को तुरंत भरने की कोशिश की। यान फेई ऊपर से सीप्लेन के अंदर हो रही हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और जब उसने काले कपड़ों वाली महिला को लू पिन पिन के पास से जाते देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका मौका आ ही गया है। बस एक विचार के साथ यान फेई ने ड्रोन को उल्टा होते देखा, कॉकपिट नीचे की ओर सीप्लेन की गति के बराबर, फिर नीचे से कॉकपिट खुला और कॉकपिट में बैठा यान फेई आसमान से समुद्र की ओर गिर पड़ा। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर न सिर्फ हवा पतली थी बल्कि तापमान भी 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे था। जैसे ही यान फेई कॉकपिट से बाहर कूदा, उसकी सांस फूलने लगी और उसके आसपास का तापमान तेजी से गिर गया, जिससे उसका शरीर लगभग जम गया। एक तेज आंधी ने उसे सीधे टक्कर मारी और उसे दूर उड़ा ले गया। सौभाग्य से यान फेई की शक्ति बढ़ गई थी, जिससे वह अत्यधिक ठंड को सहन करने में सक्षम हो गया था, इसलिए तापमान और हवा के बदलावों का उसके कार्यों पर कम से कम प्रभाव पड़ा। उसे बस इतनी सी परेशानी थी कि इस ऊंचाई पर तेज हवा चल रही थी। लेकिन अब जब उसकी शक्ति सहज क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी, तो वह मुक्त रूप से गिरने पर भी अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। उसने जल्दी से हवा की दिशा के अनुकूल खुद को ढाल लिया, उसके प्रवाह का उपयोग करके कई कलाबाजी की और तेजी से सीप्लेन के ऊपर एक धमाके के साथ उतरा। यान फेई की योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी, यानी सीप्लेन के 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तापमान में तेजी से कमी के कारण विमान के शरीर पर मौजूद समुद्री पानी बर्फ में जम गया था और बेहद चिकना हो गया था। जैसे ही यान फेई सीप्लेन के शरीर पर उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह स्थिर नहीं रह सका और यूं ही सीप्लेन से नीचे गिर गया। यान फेई का शरीर 10,000 मीटर की ऊंचाई से जमीन की ओर गिरा, लेकिन 500 मीटर से थोड़ा ज्यादा नीचे गिरने पर ड्रोन अवतार उसके नीचे प्रकट हुआ और यान फेई संयोग से उस कॉकपिट में गिर गया जिसे ड्रोन अवतार ने खोला था। ड्रोन ने यान फेई को पकड़ते ही कॉकपिट बंद कर दिया और नीचे उतरना जारी रखा, जिससे यान फेई के आसमान से गिरने का जबरदस्त असर कम हो गया। यान फेई के प्रभाव बल के पूरी तरह बेअसर हो जाने पर ड्रोन तेजी से ऊपर उठा और वापस ऊपर की ओर उठकर ऊंचाई पर सीप्लेन के ऊपर आसमान में लौट आया। यान फेई की शुरुआती हवाई लैंडिंग में अनुभव की कमी थी और परिणामस्वरूप एक गंभीर गलती हुई। अगर ड्रोन अवतार की मौजूदगी न होती तो यान फेई सचमुच आसमान से गिरकर मर जाता। हालांकि इस अनुभव के साथ यान फेई अब विमान पर जमी बर्फ की स्थिति से निपटना जानता था। इसलिए ड्रोन अवतार ने एक बार फिर अपना पेट ऊपर की ओर मोड़ा और अपने कॉकपिट को नीचे की ओर मोड़ा और फिर यान फेई ने एक और हवाई लैंडिंग की। पहले के अनुभव के साथ यान फेई ने एक बार फिर अत्यधिक ठंड और पतली हवा के नकारात्मक प्रभावों पर काबू पा लिया।
फिर वह तेज गंग हवा की मदद से सीप्लेन के शीर्ष पर आसानी से उतरा, जिससे एक और धमाका हुआ। हवाई जहाज के अंदर शुरुआती धमाके के बाद कॉकपिट में बैठे ब्लैक रोब वाले और काले कपड़े पहने महिला ने ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही वे सतर्क हुए, कुछ और नहीं हुआ। इसलिए जब उन्होंने दूसरी बार आवाज सुनी तो उन्होंने मान लिया कि यह सीप्लेन के किसी हिस्से में कोई समस्या है और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यान फेई सीप्लेन पर जमी बर्फ को पार कर उसके ऊपर मजबूती से खड़ा हो गया था। उसने स्थिति का जायजा लिया और गंद हवा के प्रभाव में विमान के ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। नीचे खिसकते हुए यान फेई ने सही मौके का फायदा उठाया और पल भर में साइड हैच का हैंडल पकड़ लिया और तेज हवा में उसका शरीर एक सीधी रेखा में आ गया। यान फेई ने हैंडल को कसकर पकड़ रखा था और उसके लिए खुद को वापस ऊपर खींचना काफी आसान था। फिर अपने हाथों से हैंडल को पकड़े और पैरों को हैच के पास विमान की बॉडी पर 90 डिग्री के कोण पर टिकाए उसने अपना अगला कदम एकदम सही समय पर उठाया, अचानक जोर लगाया और बस यूं ही उसने विमान के केबिन का दरवाजा बाहर से फाड़ दिया। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही केबिन का दरवाजा पीछे की ओर उड़ गया और घने काले आसमान में गायब हो गया और फिर वह एक तेज झटके से सीप्लेन के अंदर फिसल गया। सीप्लेन के ऊंचाई पर पहुंचने के बाद केबिन के अंदर का दबाव बनाए रखने के लिए केबिन पर दबाव डालना जरूरी था, इसलिए अंदर का दबाव बाहर से कहीं ज्यादा था। अब जब यान फेई ने विमान का दरवाजा खोला तो केबिन का दबाव तेजी से कम हुआ, जिससे भारी उथल पुथल मच गई। दबाव के कारण विमान के अंदर की वस्तुएं फटे हुए हैच से तेजी से बाहर निकल आईं। लू पिंगपिंग, जो उस समय केबिन में बैठी थी, केबिन के बाहर की ओर उड़ गईं। यान फेई ने सब कुछ बिल्कुल सही से सोच लिया था। जैसे ही लू पिंगपिंग उसकी ओर उड़ेगी, वह उसे पकड़ लेगा और फिर दोनों तुरंत सीप्लेन छोड़कर ड्रोन के पास लौट जाएंगे। अंत में वे ड्रोन अवतार के हथियारों से सीप्लेन और उसके अंदर मौजूद हत्यारे को तबाह कर देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। उसकी योजना बहुत सोची समझी थी, लेकिन दुनियादारी के मामले अप्रत्याशित होते हैं। कोई नहीं जानता कि अगले ही पल सुनियोजित योजनाएं किस दिशा में मुड़ जाएंगी। यान फेई के अचानक हमले ने सीप्लेन के अंदर बैठे हत्यारे को तो चौंका ही दिया, लेकिन सबको हैरानी हुई जब हवा के झोंके के कारण लू पिंगपिंग बाहर की ओर उछली और सीधे काले कपड़े पहने उस महिला के पास जा गिरी, जो अचानक आए इस तबाही से स्तब्ध थी। लगभग अचानक उस महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और लू पिंगपिंग को पकड़ लिया। यान फेई ने लू पिंगपिंग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने पाया कि उसके ठीक सामने किसी ने उसे रोक लिया है। जैसे ही काले कपड़े पहने महिला ने लू पिंगपिंग को पकड़ा, उसने उसकी गर्दन को उल्टी पकड़ से पकड़ लिया और उसके हाथ में एक बड़ा रेगिस्तानी चील प्रकट हुआ, जो सामने यान फेई पर निशाना साध रहा था। उसी क्षण सी प्लेन के केबिन के अंदर और बाहर हवा का दबाव फिर से स्थिर हो गया और वस्तुएं बाहर की ओर उड़ना बंद हो गईं। सी प्लेन की उड़ान एक बार फिर सुचारू हो गई। यान फेई ने अपने चेहरे पर जो भूत का मुखौटा पहना था, वह हवा में उड़ते हुए गैन की तेज हवा में उड़ गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। काले कपड़े पहने महिला पोई ने यान फेई को सीप्लेन के प्रवेश द्वार पर देखा और क्षण भर के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उसका डेजर्ट ईगल फायर नहीं कर रहा था। और तभी बंधक बनी लू पिंगपिंग अशांत हवा के प्रवाह और बेहद कम तापमान के मिले जुले झटके से जागने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने यान फेई को अपने सामने खड़ा देखा। मानो उसे कुछ याद आया और वह अचानक चिल्लाई, फेई, कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भागो। यान फेई भावुक हो गई। लू पिंगपिंग अभी अभी जागी थी और अपनी स्थिति का आकलन किए बिना उसे देखते ही उसने सबसे पहले उसे चेतावनी दी, उसे भाग जाने को कहा। वह सचमुच एक अच्छी दोस्त बन रही थी। तभी लू पिंगपिंग को एहसास हुआ कि उसे बंधक बना लिया गया है और वह अभी भी हवाई जहाज के अंदर है। केबिन की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं और बाहर अंधेरा छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसके दिल में घबराहट होने लगी। यान फेई ने लू पिंगपिंग के चेहरे पर घबराहट देखी और तुरंत कहा, पिंगपिंग, डरो मत, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी काले कपड़ों वाली महिला ने अटपटी अंग्रेजी में कहा, यान फेई, तुम यहाँ कैसे? मुझे याद है कि हमने जो समय सीमा तय की थी वह बीत चुकी है। क्या तुम्हारी फिरौती भेज दी गई है? काले लिबास पहने इन लोगों का यान फेई ने मालवाहक जहाज पर पीछा किया था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि अपहरण का उनका आखिरी मकसद पूरा हुआ या नहीं। अब यान फेई को देखकर उसने अनजाने में ही सवाल पूछ लिया। यान फेई ने कहा, फिरौती आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए मैं लू पिंगपिंग को वापस घर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। लू पिंगपिंग कुछ हैरान हुई और पूछा, फेई, कैसी फिरौती? आखिर हो क्या रहा है?
काले कपड़े पहने महिला ने यान फेई को सीप्लेन के दरवाजे पर देखा और समझ गई कि मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसका पीछा किया जा रहा हो और जो बाहर से आया हो। ये सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन संप्रदाय के मिशन को देखते हुए वह फिरौती के बारे में पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। लू पिनपिन की उलझन देखकर उसने समझाया, हमने तुम्हारा अपहरण किया था और इस आदमी से 3 अरब अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी, बात इतनी सी है। लू पिनपिन हैरान रह गई, फे, हमारे खाते में इतने पैसे कहाँ से आए? यान फे, जिसके सिर पर काले कपड़ों वाली महिला की बंदूक तान दी गई थी और लू पिनपिन अभी भी बंधक बनी हुई थी, मुश्किल में दिख रहा था। लेकिन यान फेई ने अचानक अपने मुंह से लू पिनपिन की तरफ एक इशारा किया। वह चौंकी, फिर जल्दी से समझ गई और सहमति में आंखें घुमाईं। चूंकि यान फेई ने केबिन का दरवाजा क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए ऊंचाई पर बेहद खतरनाक सीप्लेन पायलट के नियंत्रण में धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसी समय हवाई जहाज के बाहर घने अंधेरे रात के आसमान में आग की एक चमक उठी और एक नौसैनिक तोप का गोला सीप्लेन के बाएं पंख से सीधा टकराया और उसे तोड़ दिया। असंतुलित सीप्लेन तुरंत दाहिनी ओर डूबने लगा। काले कपड़े वाली महिला इस स्थिति से निपटने के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक विमान के लुढ़कने से वह चौंक गई। यान फेई तेजी से काली महिला की ओर दौड़ी। उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल उठाए और यान फेई पर गोली चला दी। उसे हैरानी हुई कि यान फेई ने खुद को नहीं बचाया, बल्कि गोली सीधे उसे लग गई। काली महिला स्तब्ध रह गई और फिर उसे एहसास हुआ कि लू पिनपिन उसकी बाहों में छटपटा रहा था और असल में उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। यान फेई की हरकतें काले कपड़ों वाली महिला का ध्यान भटकाने के लिए थीं। तभी अचानक लू पिनपिन ने जोर लगाया और महिला के नियंत्रण से छूटकर यान फेई की ओर दौड़ा। पहले से ही गोली लगने के बाद यान फेई तेजी से लू पिनपिन को रोकने के लिए आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर वे तेजी से पीछे हटे और क्षतिग्रस्त केबिन के दरवाजे से बाहर कूद गए। यान फेई ने लू पिनपिन को बचाया और जिस क्षण वह सीप्लेन से कूदा, ये सब पलक झपकते ही हो गया। काले कपड़ों वाली महिला ने अभी प्रतिक्रिया देनी ही शुरू की थी कि यान फेई और लू पिनपिन कॉकपिट से गायब हो गए। ये सीप्लेन के पंख के उड़ जाने से भी संबंधित था, जिससे वह असामान्य रूप से लुढ़क गया। अन्यथा महिला की भयानक ताकत को देखते हुए भले ही यान फेई ने उसका ध्यान आकर्षित किया होता, लू पिनपिन जैसा एक साधारण व्यक्ति उसके अपहरण से बच नहीं पाता। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि लू पिनपिन ने यान फेई के सुझाव को समझ लिया था। दोनों कई सालों से दोस्त थे और उनके बीच एक मौन समझौता था। सेना में शामिल होकर उन्होंने किसी तरह स्थिति को बदल दिया और खतरे से पूरी तरह बच निकले। यान फेई की बाहों में लिपटी लू पिनपिन ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने लगी। तेज उतराई, चुभती ठंड और तेज हवाओं के साथ वह डर के मारे चीखने लगी। यान फेई से कसकर चिपकी हुई थी, नीचे क्या हो रहा है ये देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही यान फेई और लू पिनपिन 200 मीटर ऊंचाई से नीचे उतरे, ड्रोन अवतार उनके नीचे फिर से प्रकट हुआ। कॉकपिट का दरवाजा खुला और यान फेई लू पिनपिन को अपनी बाहों में लिए कॉकपिट के अंदर सीट पर गिर पड़ा। फिर कॉकपिट का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया, जिससे वे बाहर की भीषण ठंड और तेज हवाओं से अलग हो गए। यान फेई ड्रोन कॉकपिट में लू पिनपिन को पकड़े बैठा रहा और आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। ड्रोन कॉकपिट के अंदर उसे अब लू पिनपिन को ले जाने का डर नहीं रहा और वह पूरी तरह सुरक्षित थी। इस बीच लू पिनपिन, जिसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, ऊंचाई पर तीव्र उत्तेजना के कारण जाग गई थी, लेकिन इतने उथल पुथल भरे अनुभव के बाद जल्द ही फिर से बेहोश हो गई। यान फेई ने उसकी सांसों की जांच की और पाया कि वह स्थिर थी, बस बेहोश थी, जिससे उसका मन शांत हो गया। बेहोश होने के बावजूद लू पिनपिन यान फेई की बाहों में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे पकड़े हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सुरक्षित जगह मिल गई हो और उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई। यान फेई ने भी लू पिनपिन को कसकर पकड़ रखा था, उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसे फिर से उठा न लिया जाए। यान फेई को एक गोली लगी जो उसकी ताकत से नहीं होती, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा होने दिया ताकि काले वस्त्रधारी महिला का ध्यान आकर्षित हो सके और लू पिनपिन को छूटने का मौका मिल सके। उसने गोली लगने की जगह पर भी नियंत्रण कर लिया था, इसलिए हालांकि उसे एक बड़ी कैलिबर की गोली लगी थी, उसके कुशल नियंत्रण में उसके शरीर को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं और उसने गोली को बाहर निकाल दिया, जिससे वारहेड कॉकपिट के फर्श पर गिर गया। उसकी मांसपेशियों की क्रिया के कारण रक्तस्राव भी तुरंत बंद हो गया, जिससे उपचार का एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत स्तर प्रदर्शित हुआ।
इस बार यान फेई के हमले ने लू पिनपिन को सफलतापूर्वक बचा लिया था, जिससे वह अपनी चिंताओं से मुक्त हो गया था। लेकिन दुश्मन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, इसलिए ड्रोन तेजी से उड़ान भर गया और आगे चल रहे सीप्लेन को जल्दी से पकड़ लिया। एक पंख खो देने के कारण सीप्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था और अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिससे अंदर मौजूद किसी के लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि इन हत्यारों ने लू पिनपिन का अपहरण कर लिया था और यान फेई उनसे बेहद नफरत करते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने देना चाहता था। इस प्रकार विमान के आगे वाले हिस्से पर लगी वल्कन गन घूम गई और सीप्लेन को निशाना बनाया। काले कपड़े पहने महिला और एक अन्य पायलट पैराशूट से उतरने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक विशाल F-15 लड़ाकू विमान पीछे से आ रहा है और अपनी नौसैनिक तोप से उनके सीप्लेन पर हमला कर रहा है। चौंक कर वे सीप्लेन को छोड़कर कूद पड़े। जैसे ही वे कूदे, सीप्लेन ड्रोन की 30 मिलीमीटर की तोप की चपेट में आ गया और हवा में ही फट गया। सीप्लेन के विस्फोट की आग की लपटों के बीच दोनों हत्यारे तेजी से नीचे उतरे। उनके ऊपर से गुजर रहा F-15 तेजी से नीचे उतरा और उनका पीछा करता हुआ नीचे आया। फिर उसने गिरते हुए लोगों को पकड़ लिया, उसकी नाक उनकी ओर थी। यह उनके लिए निराशा का क्षण था, क्योंकि उन्होंने F-15 की नाक से गोलियों की एक श्रृंखला को पायलट के टुकड़े टुकड़े होते देखा। काले कपड़े पहने महिला अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। यह महसूस करते हुए कि उसकी साथी को मार गिराया गया है, उसने अपने शरीर को एक सीधी रेखा में सीधा किया और तेजी से नीचे की ओर गिर पड़ी। ड्रोन तेजी से पीछा करते हुए काले वस्त्रधारी महिला तक पहुंच गया। ड्रोन की नाक से 30 मिलीमीटर की तोप की गोलाबारी शुरू हो गई। गोलियां काले वस्त्रधारी महिला तक पहुंची और निस्संदेह उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये अवशेष आसपास की हवा में बिखर गए। इस प्रकार लू पिनपिन के अपहरण का मामला एक संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंचा। हालांकि इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन लू पिनपिन को अंततः यान फेई ने बचा लिया और जिन हत्यारों ने उसका अपहरण किया था उन सभी को यान फेई ने ही सजा दी। हालांकि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड अभी भी फरार था, लेकिन यान फेई इस समय काफी संतुष्ट था। मास्टरमाइंड से निपटना जरूरी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लू पिनपिन आखिरकार सुरक्षित वापस आ गई थी। यान फेई ने लू पिनपिन को बचा लिया था और प्रसन्न मन से उसकी तीव्र हत्या की मंशा शांत हो गई और उसने समुद्र की सतह पर 50,000 टन के मालवाहक जहाज को बचा लिया। इसके बाद ड्रोन अवतार तेजी से ऊंचाई पर उतरने लगा और अंततः पश्चिम की ओर समुद्र को चीरता हुआ शंघाई की ओर लौट आया। इतने उतार चढ़ाव के बाद यान फेई ने आखिरकार लू पिनपिन को बचा लिया। ड्रोन कॉकपिट में लू पिनपिन को पकड़े हुए उसने अभी भी बेहोश लू पिनपिन को देखा। उसके दिल में अपराधबोध उमड़ रहा था। लू पिनपिन के प्रबंधन में वजन कम करने वाली कुकीज को बड़ी सफलता मिली और हालांकि वे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंची थीं, लेकिन घरेलू बाजार में उनकी दीवानगी ने ही काफी पैसा कमाया था। इस प्रकार कंपनी के प्रमुख के रूप में यान फेई स्वाभाविक रूप से एक नए अमीर आदमी बन गए और इसने अल हत्यारे संघ का ध्यान आकर्षित किया, जो धनी लोगों को निशाना बनाने में माहिर था। अल हत्यारे का निशाना यान फेई था, लेकिन उससे सफलतापूर्वक पैसे ऐंठने और उसे पैसे जुटाने का समय और क्षमता देने के लिए उन्होंने सीधे यान फेई का अपहरण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लू पिनपिन का अपहरण करके यान फेई को धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये कहा जा सकता है कि लू पिनपिन की मुसीबत पूरी तरह से यान फेई की संलिप्तता के कारण थी, जो एक अनचाही आपदा थी, क्योंकि लू पिनपिन की मामूली दौलत ने अल हत्यारे का ध्यान कभी आकर्षित नहीं किया होता। हालांकि अल हत्यारे द्वारा लू पिनपिन का अपहरण करने के बाद उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वह अपहरण की पूरी अवधि के दौरान बेहोश रही, जिससे उसे उस अनुभव के दर्द और पीड़ा से राहत मिली। इसके अलावा बाहरी रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई शारीरिक क्षति हुई है। आखिरकार अल हत्यारे का लक्ष्य पैसा कमाना था, बंधकों को प्रताड़ित करना नहीं। शुक्र है कि अब वह सब अतीत की बात हो चुकी थी और लू पिनपिन को यान फेई ने सुरक्षित बचा लिया था, जिसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को प्रभावी ढंग से छुपा लिया था। यान फेई ने पहले भी हत्याएं की थीं और आग लगाई थी, लेकिन सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, एक अनिच्छुक और मजबूरी में। इन जवाबी कार्रवाइयों के दौरान उसने खुद को नियंत्रित रखने और बेवजह निर्दोषों का कत्लेआम न करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा उसकी ज्यादातर गैरकानूनी गतिविधियां विदेशों में होती थीं, जबकि घरेलू मैदान में वह ईमानदारी से पेश आता था और कानून का पालन करता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास पैसा था, लू पिनपिन को अल असैसिन के एक हत्यारे ने अचानक अगवा कर लिया।
इसके अलावा फिरौती की रकम इकट्ठा करते समय यान फेई के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटनाओं ने उसके दिल को गहराई से बदल दिया। इस बदलाव के कारण यान फेई द्वारा पहले से तय की गई कुछ विकास योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। अपने इस अद्भुत साहसिक कार्य से पहले यान फेई बस एक ओटाकू था जिसे खाने पीने या कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी और जो बिना किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के घर पर ही अपना समय बिताता था। अपनी असाधारण शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी उसकी इच्छा बिल्कुल साधारण थी। उसे उम्मीद थी कि जिन लोगों की वह परवाह करता था और जिन्हें वह प्यार करता था वे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, बजाय इसके कि उन्हें लगातार दूसरों से जान का खतरा बना रहे। लू पिनपिन के अपहरण के बाद यान फेई को एहसास हुआ कि इस साधारण सी दिखने वाली इच्छा को पूरा करना काफी जटिल था। उसे एक निवारक शक्ति की जरूरत थी, इतनी जबरदस्त कि कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत न करे, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने पर उसे भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केवल भयानक सैन्य शक्ति के संतुलन में ही यान फेई और उसके आसपास के लोग सच्ची सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। जैसे ही यान फेई ने ड्रोन को शंघाई की ओर तेजी से उड़ाया, उसने सोचा कि कैसे अपनी निवारक शक्ति को स्थापित किया जाए और इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो कोई भी उसे निशाना बनाने पर विचार कर रहा हो वह इस निवारक शक्ति से अवगत हो जाए, जिससे वे 2 बार सोचे और अंततः उसके और उसके करीबी लोगों के साथ खिलवाड़ न करने का निर्णय लें। यान फेई के पास शक्तिशाली ड्रोन अवतार थे जो उसकी निवारक शक्ति थे, लेकिन उसने उन्हें प्रकट करने की हिम्मत नहीं की और कहा, "ये शक्तिशाली ड्रोन मेरा है, यान फेई का। ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, वरना मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें खत्म करने के लिए करूंगा।" अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे डर था कि दुनिया के सभी देश उसे तुरंत के भी तत्व का लेबल दे देंगे और वे यान फेई को हराने के लिए एकजुट हो जाएंगे ताकि ड्रोन के भीतर वर्तमान विज्ञान से कहीं बेहतर काली तकनीक हासिल कर सकें। ये जानना जरूरी है कि यान फेई का ड्रोन अवतार भले ही दुर्जय था, लेकिन अजेय नहीं था। पहली बात, इसका गोला बारूद असीमित नहीं था, युद्ध के दौरान ये खत्म हो जाता। दूसरी बात, इसके ऊर्जा बिंदु सीमित थे जो 24 घंटे युद्ध में टिक नहीं पाते। अंत में ड्रोन स्वयं क्षतिग्रस्त हो सकता था और इससे इसकी युद्ध क्षमता प्रभावित होती। कई सैन्य शक्तिशाली देशों की वायुसेना के सामने ड्रोन की शक्ति अपर्याप्त थी। सबसे क्रूर बल रणनीति के साथ भी ड्रोन के गोला बारूद को खत्म करने के लिए उनके हवाई जहाजों का इस्तेमाल करना ड्रोन को कमजोर करने और अंततः उसे मार डालने के लिए पर्याप्त होता। इन सैन्य शक्तियों के पास मौजूद मिसाइलों और अन्य हथियारों की तो बात ही छोड़िए, उनके आगे ड्रोन महत्वहीन प्रतीत होता था। लेकिन अगर यान फेई अपने ड्रोन अवतार का प्रचार नहीं कर सकता और उसे अपनी निवारक शक्ति नहीं बता सकता, तो वह दूसरों को अपने से कैसे डरा सकता है? वह दूसरों को उस पर हमला करने से पहले 3 बार सोचने पर मजबूर कैसे कर सकता है? यान फेई ने सभी विकल्पों पर विचार किया, लेकिन फिलहाल कोई कारगर उपाय नहीं सूझ रहा था। वह अनजाने में ड्रोन जनरल स्पेस में सामान खंगालने लगा। इस दौरान उसने जनरल स्पेस में ढेर सारा सामान जमा कर रखा था, लेकिन उसे कभी व्यवस्थित नहीं किया था, जिससे पूरा स्पेस अव्यवस्थित लग रहा था। अचानक उसने जनरल स्पेस में 10 से ज्यादा लाशें देखी। जनरल स्पेस में कुछ लाशें उन हत्यारों की थीं जिन्हें यान फेई ने यूनान राष्ट्रीय सीमा पर मारा था, और कई अन्य लाशें अलहत्यारे हत्यारों की थीं जिन्हें उसने मालवाहक जहाज पर मार गिराया था। इन दुश्मनों को मारते समय उसने स्टील बॉल बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। उसने जापान में भी स्टील बॉल बुलेट्स का खूब इस्तेमाल किया था, इसलिए इन लाशों पर लगी चोटों के जरिए कोई और उस तक न पहुंच पाए। इसके लिए यान फेई ने उन्हें यूनिवर्सल स्पेस में इकट्ठा कर लिया था। लाशों के बिना कोई सुराग नहीं था और उसने अपने पास पहुंचने वाले हर रास्ते को सफलतापूर्वक काट दिया था। मूल रूप से यूनान राष्ट्रीय सीमा पर हत्यारों को मारने के बाद यान फेई ने शंघाई लौटते ही लाशों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे तुरंत लू पिनपिन के अपहरण का सामना करना पड़ा, इसलिए उसके पास लाशों को संभालने का समय नहीं था। इसके अलावा मालवाहक जहाज पर मारे गए अलहत्यारे हत्यारों के अतिरिक्त शवों के साथ अब उसके पास यूनिवर्सल स्पेस में 12 लाशें जमा थीं। यान फेई को लाशें अपने साथ ले जाने की आदत नहीं थी। अब चूंकि वह विशाल समुद्र में था, आगे कोई गांव नहीं था और पीछे कोई दुकान नहीं थी, इसलिए इन लाशों को ठिकाने लगाने का यही सही समय था। यान फेई के मन में यह विचार अभी आया ही था कि उसके नियंत्रण में ड्रोन अवतार अपनी अत्यधिक गति से अचानक पूरी तरह रुक गया, जिससे ड्रोन की अद्भुत युद्धाभ्यास क्षमता का प्रदर्शन हुआ। फिर ड्रोन समुद्र की सतह से 5 मीटर ऊपर मंडराने लगा।
यान फेई ने ड्रोन कॉकपिट खोला और एक विचार के साथ हथियारों के शव जिन्हें उसने यूनिवर्सल स्पेस में संग्रहित किया था, अचानक हवा से प्रकट हुए और नीचे विशाल महासागर में गिर गए। जैसे ही शव पानी से टकराए, वे तेजी से समुद्र तल में डूब गए और दृष्टि से ओझल हो गए। इन हत्यारों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन, एक मिशन पर रहते हुए, वे मारे जाएंगे और उनके शव समुद्री जीवों के पेट में समा जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सल स्पेस से लाशों और कुछ बेकार कचरे को फेंकने के बाद ड्रोन अवतार ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी और तेजी से जापान के ओकिनावा प्रांत के पास पहुंच गया। यान फेई को प्रेरणा की एक चिंगारी सूझी। उसके नियंत्रण में ड्रोन अवतार चुपचाप ओकिनावा प्रांत के पास समुद्र में डूब गया और द्वीप के मुफ्त वाईफाई की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य अड्डे के बगल में एक बार के वाईफाई से जुड़ने में कामयाब रहा और वर्ल्ड नेटवर्क तक पहुंच हासिल कर ली। इससे पहले यानफी ने हत्यारे के मुंह से एक अनमोल जानकारी निकाली थी जो एक अनंत लूप स्पेस बनाने में सक्षम थी। मानव नेटवर्क वर्ल्ड के भीतर एक डार्क वेब मौजूद था। ये डार्क वेब अंडरवर्ल्ड के लिए इनामी कार्यों को प्रकाशित करने और खुफिया जानकारी साझा करने में माहिर था और अंडरवर्ल्ड की अंधेरी ताकतों के लिए एक प्राथमिक संचार मंच के रूप में काम करता था। ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन इंटरनेट से जुड़ा, फिर डार्क वेब को स्कैन करके अपनी शक्तिशाली खोज क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये डार्क वेब बेहद गोपनीय था। न केवल आम लोग इसे खोज और कनेक्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि कई लोगों ने इसके अस्तित्व के बारे में सुना भी नहीं था। हालांकि सहायक मस्तिष्क ने नियमित इंटरनेट पर अंडरवर्ल्ड के लोगों द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म निशानों को अथक रूप से छानकर रहस्यमय डार्क वेब को उजागर करने में कामयाबी हासिल की। यान फेई ने सफलतापूर्वक डार्क वेब में लॉग इन किया और एक विजिटर के रूप में उसे ब्राउज करना शुरू किया, जहां उसे जल्द ही अपने बारे में एक बाउंटी टास्क का पता चला। टास्क में यान फेई की प्रोफाइल का विस्तृत विवरण दिया गया था और उसे सफलतापूर्वक मारने वाले को $1 करोड़ का इनाम देने का वादा किया गया था। इसके अलावा टास्क में उसकी रियल टाइम लोकेशन अपडेट होती रही, जिससे पता चला कि वह वर्तमान में शंघाई में है, हालांकि उसका सही ठिकाना अज्ञात था। खुद पर इनाम का काम देखकर यान फेई को डर का सा एहसास हुआ। $100 मिलियन का इनाम लोगों को पागल कर देने के लिए काफी था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि कितने लोग उसे धन का द्वार समझते थे और किसी भी पल उसके खून के प्यासे हथियारों से मुठभेड़ की आशंका थी। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ यान फेई ऐसे आम हथियारों से नहीं डरता था। चाहे कितने भी आए, वे उसके लिए आसान शिकार थे। लेकिन यान फेई हमेशा उन लोगों से सावधान नहीं रह सकता था जो उसे मारना चाहते थे। हमेशा एक चोर घात लगाए बैठा रहता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई स्थायी पहरा नहीं होता था। वह इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान ढूंढना चाहता था। दुर्भाग्य से सहायक मस्तिष्क कभी भी एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने के लिए नेटवर्क प्रतिबंधों को दरकिनार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनाम का कार्य किसने जारी किया था। अन्यथा अगर वह ये पता लगा लेता कि कार्य के पीछे कौन था, तो वह वास्तविक जीवन में उनका पीछा कर सकता था, कार्य को रद्द कर सकता था और फिर उन्हें खत्म कर सकता था। डार्क वेब का पता लगाने के बाद यान फेई ने उस पर मौजूद पोस्ट्स को सरसरी तौर पर पढ़ा और पाया कि वे काफी भयावह थीं, क्योंकि उनकी सामग्री बेहद भयावह थी। डार्क वेब पर न केवल हत्या के कई काम थे, बल्कि परमाणु बम, रासायनिक हथियार, बेहद घातक वायरस और यहां तक कि देशों की सरकारों को उखाड़ फेंकने के अनुरोध भी थे। एक सरसरी नजर डालने पर किसी को भी लग सकता था कि दुनिया एक बेहद असुरक्षित जगह है। शुक्र है ये काम अधूरे रह गए, वरना अगर परमाणु बम, रासायनिक हथियार या वायरस लीक हो जाते तो यान फेई को रातों को नींद नहीं आती। डार्क वेब ब्राउज करने के बाद यान फेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन की मदद से उस पर फेई पिंग नाम से एक अकाउंट रजिस्टर किया। डार्क वेब पर रजिस्ट्रेशन बेहद आसान था, इसके लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक उपनाम और एक बैंक खाता ही काफी था। इसके अलावा ऑडिट प्रक्रिया भी तेज थी। यान फेई का आवेदन जमा करने के 5 मिनट बाद ही मंजूरी मिल गई। अकाउंट बन जाने के बाद अब उसे डार्क वेब पर पोस्ट करने और टास्क स्वीकार करने की अनुमति मिल गई थी। यान फेई ने अपने नए फेई पिंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए $200 मिलियन के भारी इनाम वाला एक नया इनामी कार्य पोस्ट किया। इस कार्य को पूरा करने की शर्त बहुत सीधी थी। इसमें ड्रीम टेक्नोलॉजी की महाप्रबंधक लू पिंगपिन के अपहरण का संक्षिप्त विवरण दिया गया था और उनकी सुरक्षित रिहाई की मांग की गई थी। जो भी इस कार्य को पूरा करेगा, उसे $200 मिलियन का इनाम मिलेगा।